हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोगों का सिविल स्टेप के यूट्यूब चैनल पे। यह है सिविल स्टेप की स्थापना सीरीज का नया लेक्चर, जहां पर हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर में हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग पार्ट 1 डिस्कस किया था और आज का लेक्चर उसी का फेज 2 है। स्थापना सीरीज के लेक्चर में हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज करा दें जो आपके एग्जामिनेशन का पार्ट बन सकते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि सिविल स्टेप ने आप लोगों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग स्टेट सिविल सर्विस कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, जिनके बारे में अगर आपको डिटेल नॉलेज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पे जाकर आप इन कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स पार्ट 2। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि 1600 एडी में ब्रिटिश एज अ ट्रेडर इंडिया में एंटर हुए थे। धीरे धीरे उन्होंने इंडिया में अपनी पकड़ बनानी मजबूत करी। जैसे उस टाइम पर मुगल जो शासन था वो काफ़ी वीक हो रहा था, जिसकी वजह से इनको मौका मिला कि ये भारत में अपना रूल इस्टेब्लिश कर सकें। और 1764 के बाद, बैटल ऑफ बक्सर के बाद, उनका जो कंट्रोल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और इसके बाद डुअल रोल इन बंगाल शुरू होता है, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव पीरियड था, जिसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि हमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफेयर्स हैं उनको कंट्रोल करना पड़ेगा इंडिया में। तो इसी कंट्रोल एंड रेगुलेशन के लिए कंपनी रूल के टाइम पर कुछ एक्ट आते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। तो कंपनी रूल का पीरियड हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, जो कि 1773 से लेकर 1857 तक एक्सटेंड करता है। और इस टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रही होती है। इस टाइम पर जो एक्ट आते हैं वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड अमेंडिंग एक्ट। जो ये अमेंडिंग एक्ट थे उनमें 1781 का अमेंडिंग एक्ट ऑफ सेटलमेंट था एंड 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था। उसके बाद चार्टर एक्ट आते हैं जो कि 20 ईयर की ड्यूरेशन में आपके रिलीज होते हैं, 1793, 1813, 1833 एंड 1853। और इसके बाद कंपनी रूल का जब पीरियड चल रहा होता है तो 1857 में एक बहुत ही लैंडमार्क डेवलपमेंट होती है, जिसको हम इंडिया में सिपाही म्यूटिनी के नाम से, या फिर रिवॉल्ट ऑफ 1857 के नाम से, या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं। तो इस वॉर के बाद क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत को रूल करने में कैपेबल नहीं है, उसके खिलाफ काफ़ी फ्रस्ट्रेशन है, तो वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने की। तो इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म कर दिया जाता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। और इस कंट्रोल लेने के बाद कुछ एक्ट भारत में रिलीज किए जाते हैं टाइम टू टाइम, ताकि भारत पे जो उनका कंट्रोल है वो वीक ना पड़े और वो स्ट्रेंथन ही होता रहे। और इस टाइम पर जो नेशनल मूवमेंट शुरू होती है उसकी जो डिमांड है उनको भी इनकॉर्पोरेट करके कुछ नए एक्ट बनाए जाते हैं। तो जो कंपनी रूल का पीरियड था उसके बाद जो क्राउन रूल का पीरियड शुरू होता है वो एक्सटेंड करता है 1857 से लेकर आज़ादी तक, जिसको हम कहते हैं 1947। तो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जो पहला एक्ट आता है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। दूसरा एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1892 एंड 1909। उसके बाद दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आते हैं 1919 के, 1935 के, एंड फाइनली आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी ये थर्ड वाली कैटेगरी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 एंड 1935, क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये दोनों एक्ट और इनके प्रोविजंस आपको अच्छे से पता होने चाहिए, और इनके आसपास जो डेवलपमेंट चल रही थी उनके बारे में भी आपको क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हर एक एक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन आए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 की। देखो, जो ये एक्ट था इसने जो चेंजेस किए वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस थे, लेकिन लंदन में। इसने इंडिया में कोई चेंज नहीं किया, इसने सिर्फ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्ट्रक्चर था उसको ओवरऑल किया, बट लंदन में जो स्ट्रक्चर था उसको ओवरऑल किया। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम कर लेती है इंडियन अफेयर्स को मैनेज करने की। और जो रूल अब इंडिया में होगा वो क्राउन के नाम पर होगा, हर मेजेस्टी के नाम पर होगा। और जो एक पोस्ट थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, उसको रीडेजिग्नेट किया जाता है। उस पोस्ट की जो डेजिग्नेशन है वो चेंज करके वाइस रॉय ऑफ इंडिया कर दी जाती है। और लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। वाइस रॉय का मतलब होता है वाइस ऑफ द रॉयलिटी, मतलब कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन इन इंडिया। उसके साथ साथ एक और जो सेकंड डेवलपमेंट जो होती है वो ये होती है कि अब जो एक नया ऑफिस क्रिएट किया जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और उसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपको इंडिया के सारे अफेयर्स मैनेज करने हैं, कंट्रोल करने हैं, रेगुलेट करने हैं। तो एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। और इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस की मदद करने के लिए एक काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश करी गई, जो कि 15 मेंबर बॉडी थी। और ये एक एडवाइजरी बॉडी थी जिन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करना था उनके काम करने में। इसके साथ साथ जो डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के थ्रू हुई थी उसको भी अबॉलिश कर दिया गया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उनको अबॉलिश करके अब वो सिस्टम एंड कर दिया गया। और एक और जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस पर्टिकुलर एक्ट में हुई थी वो ये थी कि अब
जो ब्रिटिश अफेयर्स का कम्युनिकेशन सिस्टम था वो एक हायरार्की फॉलो करने वाला था कि सबसे नीचे इंडिया में क्या होगा, वाइसरॉय, वाइसरॉय के ऊपर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर भी था वो रिस्पॉन्सिबल होगा टू द क्राउन। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, जिसने लंदन में कुछ चेंजेस किए। इंडिया में चेंजेस लाने के लिए अगला एक्ट आया, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। और इस एक्ट के रिगार्डिंग एक बात है, इस एक्ट को बोला जाता है कि इसने रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत करी इंडिया में। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 को बोला जाता है एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट फॉर इंडिया, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट फॉर इंडिया। ये जो एब्रीवेशन है ये यूज करी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के लिए। इसलिए इंडियन काउंसिल, इसी के साथ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के लिए बोला जाता है कि इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। और ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि पहली बार इंडियंस को शामिल किया जाता है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इस पर्टिकुलर एक्ट में ये था कि हम कुछ इंडियंस को एसोसिएट करेंगे लॉ मेकिंग प्रोसेस में, और ये जो मेंबर होंगे ये वाइसरॉय के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। तो पहली बार लॉर्ड कैनिंग ने 3 इंडियंस को रिप्रेजेंट किया, नॉमिनेट किया इन दी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। वो 3 मेंबर थे, सर दिनकर राव, महाराजा ऑफ पटियाला एंड राजा ऑफ बनारस। तो इसमें पहला पॉइंट क्या था कि रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत, और 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया गया वाइसरॉय के द्वारा टू द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि 1853 के एक्ट में बनाई गई थी। दूसरा पॉइंट क्या था कि कुछ नई प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। कहां पर? एक तो बनाई गई आपकी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, दूसरी बनाई गई बंगाल में, और तीसरी बनाई गई पंजाब में। एक और बात कि जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज आपने पिछले वाले पार्ट में देखी थी, जो 1833 में मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गई थी, जहां पर जो बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी थी उनको उनकी लेजिस्लेटिव पावर से भी डिप्राइव कर दिया गया था, उन पावर्स को रिस्टोर कर दिया गया कि अब जो बंगाल के साथ साथ जो बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी थी वो भी अपने एरिया के लिए लेजिस्लेशन कर सकती थी, उनकी पावर रिस्टोर कर दी गई। इसके साथ साथ जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पर्टिकुलर एक्ट में आए वो ये कि जो वाइसरॉय है वो ऑर्डिनेंस एंड पोर्टफोलियो सिस्टम फॉलो कर सकता है। ऑर्डिनेंस क्या सिस्टम होता है कि जब आपकी जो लॉ मेकिंग बॉडी है वो रिसेस में है, वो अपने ऑपरेशन फॉर्म में नहीं है, उस टाइम पर अगर वाइसरॉय को लगता है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है तो उसको मैनेज करने के लिए वो एक टेम्पररी लॉ बना सकते हैं। और पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है? जहां पर आप एक मेंबर को पावर दे देते हैं कि आप अपने डिपार्टमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑर्डर साइन कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में हुई। उसके बाद तीसरा एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इस पर्टिकुलर एक्ट के आने से पहले कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बॉम्बे में मिल चुकी थी, और उसके बाद वो कुछ पॉलिटिकल डिमांड्स लेकर आती है जो कि सबसे ज़्यादा रिलेट करती हैं इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की ओवरऑल के लिए। तो जो वो डिमांड्स थी उन्हीं के हिसाब से एक्ट बना, लेकिन डिमांड्स को पूरी तरीके से मीट नहीं किया गया। तो इस पर्टिकुलर एक्ट में कौन कौन से प्रोविजन थे कि जो साइज है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का और जो पावर है उनको इंक्रीज किया गया, कि जो इंडियंस की एसोसिएशन थी जो पहले सिर्फ 3 मेंबर की फॉर्म में थी उनको इंक्रीज किया गया, लेकिन अभी भी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में ब्रिटिश ऑफिशियल की मेजोरिटी रखी गई, इंडियंस का नंबर उनसे कम ही रखा गया। पावर्स भी इंक्रीज करी गई लेकिन ज़्यादा पावर इंक्रीज नहीं करी गई। जैसे कि अब आप बजट को डिस्कस कर सकते हैं जो मेंबर हैं इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के, इसके साथ साथ वो एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन इन 2 पावर्स के अलावा कोई और पावर नहीं दी गई कि आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो ये पावर्स उनको अभी भी अवॉइड करी गई। इसके साथ साथ एक और जो डेवलपमेंट हुई कि पहली बार एक तरह का इनडायरेक्ट इलेक्शन दिखाया गया कि जो वाइसरॉय मेंबर नॉमिनेट करता है इंडियंस की फॉर्म में इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो रिकमेंडेशन के बेसिस पे करेगा। जैसे अगर हम इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में वाइसरॉय के द्वारा नॉमिनेटेड इंडियंस की बात करें तो यहाँ पर जो इंडियंस वाइसरॉय नॉमिनेट कर रहा है वो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की रिकमेंडेशन पे करेगा। तो ये एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड मॉर्ले वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड लॉर्ड मिंटो वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और इसी पर्टिकुलर एक्ट में पहली बार कॉम्यूनल इलेक्टोरेट की शुरुआत होती है, सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत होती है। मतलब क्या कि यहाँ पर बोला गया कि जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए हम सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन दे रहे हैं, कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो मेंबर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में आते हैं वो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के द्वारा ही चुने जाएंगे। एक बहुत ही नेगेटिव डेवलपमेंट थी जो बाकी बाद में जाकर पार्टीजन का रूप फॉलो करती है। इसके साथ साथ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो साइज है उसको दोबारा इंक्रीज किया गया और इंक्रीज किया गया, तो अब इसकी जो मेंबरशिप थी वो 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। सिमिलरली प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की पावर और मेंबरशिप दोनों बढ़ाई गई। अब जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वहां पर नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी हो सकती थी, कि वहां पर जो इंडियंस का नंबर है वो ब्रिटिशर्स से ज्यादा हो सकता था, लेकिन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी भी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी भी इंडियंस का नंबर कम रखा गया।
इसके साथ साथ अब वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे, कोई जनरल पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर भी डिस्कस कर सकते थे। एक और खास बात जो इस पर्टिकुलर एक्ट में हमें देखने को मिलती है वो ये है कि पहली बार एक इंडियन को वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनाया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो कि एज अ लॉ मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और एसपी सिन्हा वाज द फर्स्ट इंडियन जिनको ये डेजिग्नेशन मिलती है। उसके बाद आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 की बारी। इससे पहले 1917 में मोंटेगू जी एक डिक्लेरेशन कर चुके होते हैं जहां पर वो कहते हैं कि हमें भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत करनी है, हमें इंडियंस को एसोसिएट करना है इन दी रूल मेकिंग प्रोसेस। लेकिन जब ये एक्ट आता है तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है क्योंकि इसके प्रोविजन ज़्यादा अच्छे नहीं थे। इस पर्टिकुलर एक्ट की खास बात क्या है कि पहली बार जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल अभी तक एक बॉडी की फॉर्म में थी उसको बाय कैमरल कर दिया गया। बाय कैमरल का मतलब क्या होता है, जहां पर जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है वो दो हाउसेस की फॉर्म में होती है। तो दो हाउस बनाए गए, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस, जो आज के राज्यसभा और लोकसभा की तरह थे, और इन दोनों हाउसेस के जो मेजोरिटी मेंबर्स थे वो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुने जाने थे। इसके साथ साथ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रखते हुए जो सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर लेजिस्लेट किया जा सकता है उनको डिवाइड किया गया प्रोविंसेस और फेडरेशन के बीच में। इसके साथ साथ एक और जो खास बात होती है कि जो प्रोविंसेस थी वहां पर डायर की इंट्रोड्यूस की जाती है। डायर की एक कंसेप्ट है जिसको हम ड्यूअल रूल के नाम से जानते हैं, कि जैसे मान लो आपने प्रोविंशियल सब्जेक्ट अलग कर दिए, सेंट्रल सब्जेक्ट अलग कर दिए। अब आपने प्रोविंसेस में अगर डायर की इंट्रोड्यूस करी है तो क्या होगा, उसका मतलब कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है उनको हम दो कैटेगरी में ट्रांसफर कर देंगे। एक कैटेगरी होगी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और दूसरी होगी रिजर्व सब्जेक्ट। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं इनको जो प्रोविंसेस का गवर्नर है वो एडमिनिस्टर करेगा विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स जो कि इलेक्शन में इलेक्ट होके आते हैं, और जो रिजर्व सब्जेक्ट है इनको गवर्नर एडमिनिस्टर करेगा विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स। तो यहाँ पर वो अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से इनके ऊपर डिसीजन ले सकता है। तो ये शुरुआत प्रोविंसेस में होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 1919 के थ्रू। इसके साथ साथ कुछ लोगों को फ्रेंचाइज एक्सटेंड की जाती है, वोट डालने की पावर दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, एजुकेशन एंड टैक्स। इसके साथ साथ ये बोला जाता है कि 3 आउट ऑफ 6 मेंबर ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल शुड बी इंडियन एक्सेप्ट कमांडर इन चीफ। और एक और खास बात कि प्रोविंशियल बजट को सेपरेट किया जाता है फ्रॉम दी सेंट्रल बजट। और एक जो कम्युनल इलेक्टोरेट का प्रोविजन हमें मुस्लिम्स को देता हुआ दिखाई देता है इन दी 1909 एक्ट, उस प्रिंसिपल को एक्सटेंड किया जाता है टू दी सिक्स, टू दी इंडो क्रिश्चियंस, टू दी इंडो यूरोपियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है और ब्रिटिश के द्वारा लाया गया सबसे लेंथिएस्ट एक्ट है। इस पर्टिकुलर एक्ट के इम्पैक्ट हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं। और इस एक्ट के आने से पहले साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट कर चुका होता है। उसकी रिपोर्ट के बेसिस पर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हो चुकी होती हैं, कम्युनल अवार्ड हो चुका होता है, पूना पैक्ट हो चुका होता है। तो बहुत ही एक वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में ये एक्ट आता है और काफ़ी लेंथिएस्ट एक्ट था। इस एक्ट में पहली बार बोला गया कि हम एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात कर रहे हैं जिसमें प्रिंसली स्टेट और प्रोविंसेस एक यूनिट की तरह एक्ट करेंगे। इसके साथ साथ जो पावर्स थी उनको डिवाइड किया गया 3 फॉर्म में, कि हम जितनी भी लॉ मेकिंग सब्जेक्ट हैं उनको डिवाइड करते हैं 3 लिस्ट में। एक होगी फेडरल लिस्ट, दूसरी होगी प्रोविंशियल लिस्ट और तीसरी होगी कंकरेंट लिस्ट। और इन तीनों के ऊपर जो लॉ मेकिंग पावर है वो रिस्पेक्टिव इस तरीके से डिजाइन की गई कि फेडरल लिस्ट के ऊपर सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट के ऊपर, प्रोविंशियल लिस्ट के ऊपर सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक्ट बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट के ऊपर दोनों ही एक्ट बना सकते हैं। रेजुरी सब्जेक्ट के ऊपर लेजिस्लेट करने की पावर वाइसरॉय को मिली। इसके साथ साथ जो फ्रेंचाइज कुछ लोगों को एक्सटेंड करी गई थी इन दी 1919 एक्ट, उसको एक्सटेंड किया गया और लोगों को भी, कम्युनल इलेक्टोरेट को भी एक्सटेंड किया गया कि अब वुमेन, डिप्रेस्ड क्लासेस और लेबर सेक्शन के लिए भी कम्युनल इलेक्टोरेट होगा। इसके साथ साथ जो बाइकैमरल इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1919 एक्ट में आया, वही बाइकैमरल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में एक्सटेंड किया गया इन दी 1935 एक्ट। और इसके साथ साथ कुछ नए इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, आरबीआई, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, फेडरल रेलवे अथॉरिटी और इसके साथ साथ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। याद रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पहली बार प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की बात कौन से एक्ट ने करी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इसके साथ साथ जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, जो कि 1858 के एक्ट में हमने बनती हुई देखी, उसको अबॉलिश कर दिया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हमने हर एक एक्ट की पढ़ी। इसके बाद फाइनली आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जिसके थ्रू इंडिया को इंडिपेंडेंस ग्रांट कर दी गई और इंडिया को डिवाइड किया गया 2 डोमिनियंस के बीच में, एक पाकिस्तान डोमिनियन और एक इंडियन डोमिनियन। और बोला गया कि जब तक आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं कर लेते दोनों डोमिनियन, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के थ्रू एक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट एक्ट थे। अब इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ताकि आपको टॉपिक की क्लैरिटी काफी अच्छे से हो जाए। पहला क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के रिगार्डिंग।
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 प्रोवाइडेड फॉर। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ने प्रोवाइड किया था। पहला ऑप्शन है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट। सेकंड है सेपरेट चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट फॉर इंडियन। डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोविंसेस। इट अबॉलिश्ड द डायरकी एट द सेंटर। आपको बताना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो मैंने आपको बताया था कि 1935 के एक्ट में पहली बार ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई गई जिसमें प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट यूनिट होने थे। तो पहली स्टेटमेंट ही करेक्ट है, आपको आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर between the center and the state in the Indian Constitution is based on the scheme provided in the। आपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल देखा होगा, जहां पर आपने पढ़ा है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर लेजिस्लेट किया जा सकता है उनको डिवाइड किया गया है 3 लिस्ट में। एक है सेंट्रल लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट के ऊपर कानून सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है, स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज बना सकती हैं, और कंकरेंट लिस्ट के ऊपर जो कानून है वो दोनों ही बना सकते हैं। तो ये लिस्ट कहां से ली गई है, कौन सी स्कीम के ऊपर बेस्ड है? तो मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में एक लिस्ट बनाई गई थी जहां पर जितने भी सब्जेक्ट थे जिनके ऊपर लेजिस्लेशन हो सकती है उनको डिवाइड किया गया था फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट के बीच में। तो यही स्कीम आपकी बाद में कॉपी होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन एक डिफरेंस के साथ कि यहाँ पर जो रेजुलरी पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और यहाँ पर जो रेजुलरी पावर थी वो वाइसरॉय के पास थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के बारे में जान लेते हैं कि इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट। इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जो कि 1909 में शुरुआत हुई थी, सिर्फ मुस्लिम को दिया गया था। बाद में 1919 में सिख्स को, एंग्लो इंडियंस को, इंडो क्रिश्चियंस को एंड यूरोपियंस को दिया गया, और अब 1935 में वुमेन, लेबर एंड डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रखा गया। इट डिस्ट्रीब्यूटेड द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस, और ये 3 लिस्ट की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करी गई, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। रेजुलरी पावर वाइसरॉय को दी गई। इट इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, और जो डायरकी थी उसको प्रोविंसेस में अबॉलिश कर दिया गया और इंट्रोड्यूस किया गया एट द सेंटर। इसके साथ साथ 6 जो प्रोविंसेस थी वहां पर अब बायकैमेरलिज्म को एस्टेब्लिश किया गया। जो फ्रेंचाइज था जो 1919 में देना स्टार्ट हुआ था उसको एक्सटेंड किया गया, और लगभग 10% इंडियन पॉपुलेशन ऐसी थी जिनके पास वोट डालने की पावर थी। जो काउंसिल ऑफ इंडिया 1858 के एक्ट में बनी थी उसको अबॉलिश कर दिया गया। एक नई रेलवे अथॉरिटी बनाई गई, फेडरल रेलवे अथॉरिटी, जिसमें मिनिस्टर्स को नहीं रखा गया। फेडरल कोर्ट की बात आई यहाँ पर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, जो बाद में चल के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनती है बाद में। और पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द प्रोविंसेस की एस्टेब्लिशमेंट भी इस पर्टिकुलर एक्ट में होती है। और एंड में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो रिकमेंडेशन थी बनाने की वो भी इस एक्ट ने करी थी बात। तो ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कि पहला इंडियन कौन था जिसने वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था। 4 ऑप्शन दिए गए, बाल गंगाधर तिलक, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, गोपाल कृष्ण गोखले या महात्मा गांधी। तो आपने पढ़ा है कि 1919 का एक्ट वो एक्ट था 1909 का जिसको मॉर्ले मिंटो के नाम से जानते हैं, कि यहाँ पर पहली बार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर बी। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम इन इंडिया। और इसका आंसर भी क्या है? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। 1919 के एक्ट को हम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, ये आपको मैं शायद बताना भूल गया, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर बी। अब बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 की। इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट ने लीगलाइज किया था कम्युनलिज्म को। मतलब क्या कि जो कम्युनल प्रिंसिपल है उसको एक तरीके से लीगल इन्होंने आइडेंटिफिकेशन दे दी थी। इसके प्रोविजन कहते हैं एक्ट के कि कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल लेवल पर भी और प्रोविंशियल लेवल पर भी। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसका साइज 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया, और प्रोविंसेस में उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से साइज इंक्रीज किया गया। लेकिन जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वहां पर अभी भी ऑफिशियल मेजोरिटी रखी गई, प्रोविंशियल लेवल पर नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को अलाउ कर दिया गया। कुछ पावर इंक्रीज करी गई मेंबर की कि वो बजट के ऊपर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ साथ सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किए गए फॉर द मुस्लिम्स, और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले इंडियन बने टू ज्वाइन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ओरिजिन ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इन इंडिया लाइज टू दी। आपसे पूछा है कि जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 123 में
प्रेसिडेंट साहब के पास या गवर्नर साहब के पास भी है ये, तो वो कहाँ से शुरुआत हुई थी उसकी? तो इसकी शुरुआत हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, जहां पर लॉर्ड कैनिंग ने ऑर्डिनेंस को इंट्रोड्यूस किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर डी। तो 1861 के एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको समझाया भी था स्टार्टिंग में कि इसने लेजिस्लेटिव पावर रिस्टोर कर दी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज की, जो कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने ले ली थी। इसके साथ साथ 3 प्रोविंसेस में नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। इंडियंस को एसोसिएट किया गया एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर इन दी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत होती है और पोर्टफोलियो सिस्टम और ऑर्डिनेंस की शुरुआत भी यहाँ पर होती है। तो महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस एंड सर दिनकर राव ये पार्टिसिपेट करते हैं इन दी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके साथ साथ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पंजाब एंड बंगाल में नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती हैं। तो ये था हमारा आज का स्थापना का लेक्चर। मैं आशा करता हूँ कि आपने कुछ नया समझा होगा, जाना होगा। और अगर आपको ये टॉपिक अभी भी कंफ्यूज आपको हो रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देखिएगा और एक बार बुक्स को पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।